अगर आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो या एक कोडिंग एस्पिरेंट हो, आपने एक लाइन हर किसी के मुंह से सुनी होगी कि डीएसए सीख लो तो सब कुछ सेट है, डीएसए सीख लो तो अच्छी जॉब मिल जाएगी, डीएसए सीख लिया तो बहुत ऑप्टिमाइज्ड कोड लिख पाओगे। अब ये तो हमें सबको पता चल गया कि डीएसए सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट डीएसए को सीखे कैसे? क्या चीजें पढ़नी है, क्या चीजें स्किप करनी है, किन चीजों को पहले पढ़ना है, किन को बाद में पढ़ना है, और क्या स्ट्रक्चर फॉलो करना है सो दैट कि हम डीएसए को अच्छे से सीख पाए, ये बहुत मुश्किल से पता चल पाता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी एक क्वेश्चन का आंसर देने वाले हैं कि डीएसए पढ़ना कैसे है। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डीएसए का एक कंप्लीट रोड मैप, जिससे आपको समझ आएगा कि डीएसए को एग्जैक्टली पढ़ना कैसे है और डीएसए के कौन से रिसोर्सेज आपको यूटिलाइज करना है या कौन से रिसोर्सेज आपको यूज करना है सो दैट कि आप डीएसए को जल्दी पढ़ पाओ या फटाफट पढ़ पाओ और बहुत अच्छे से सीख पाओ। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप एक कोडिंग एस्पिरेंट हो या अगर आप एक वेब डेवलपमेंट एस्पिरेंट हो और चाहते हो कि वेब डेवलपमेंट में आप अपना करियर ग्रो करना चाहते हो, तो आपके लिए हमारा फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का प्रोग्राम बेस्ट है। आपको इस प्रोग्राम के अंदर हम फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट के साथ डीएसए भी सिखाते हैं एंड फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट को हम इस तरीके से कवर करते हैं कि हर एक टॉपिक, हर एक कंसेप्ट आपको प्रैक्टिकली आता हो। साथ ही साथ इस 24 वीक्स के प्रोग्राम में हम 24 प्रोजेक्ट्स कवर करते हैं और इस प्रोग्राम के एंड में आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है जो कि मेक श्योर करता है कि आप एक सर्टिफाइड फुल स्टैक वेब डेवलपर हो। तो अगर आपको ये प्रोग्राम सुनने में इंटरेस्टिंग लग रहा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोग्राम की ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की लिंक मिल जाएगी। जस्ट गो एंड चेक आउट देयर। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहले क्या करना है, डीएसए स्टार्ट करने का सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है कि आपको एक अच्छी सी कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेनी है। अब देखो, अच्छी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से मेरा मतलब ये है कि कोई आपको जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको लगता है कि आपको अच्छे से समझ आ रही है, जावास्क्रिप्ट, जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस, कोई भी लैंग्वेज, सी हैज, जो आपको समझ आ रही है वो लैंग्वेज आपको पिक कर लेनी है। मान लेते हैं कि आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट और फर्स्ट ईयर में हो, तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि आपको सी और सी प्लस प्लस बाई डिफॉल्ट आपके करिकुलम में होगी। तो अब आपको कोई और लैंग्वेज सेलेक्ट नहीं करनी है, आपके पास लैंग्वेज ऑलरेडी आ चुकी है। अब आपको डीएसए पढ़ना स्टार्ट करना है। बट अगर आप एक कोडिंग एस्पिरेंट हो या आप अपने कॉलेज को खत्म कर चुके हो और अब आपके पास फिर से एक लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, तो आप कोई भी एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। सारी ही लैंग्वेज एक जैसी ही होती है, किसी लैंग्वेज में कोई डिफरेंस नहीं होता। व्हेन यू आर लर्निंग डीएसए, इट इज ऑल अबाउट डीएसए, नॉट लैंग्वेज। तो आपने क्या किया, एक लैंग्वेज पिक कर ली। उसके बाद उस लैंग्वेज के सारे फंडामेंटल्स आपको क्लियर करना है। सारे फंडामेंटल्स से मेरा यहाँ पर मतलब ये है कि आपको उस लैंग्वेज के सिंटैक्स अच्छे से सीख लेना है। आपको उस लैंग्वेज में कंट्रोल स्टेटमेंट्स कैसे काम करते हैं ये अच्छे से सीखना है। कंट्रोल स्टेटमेंट से मेरा मतलब है फॉर लूप, आपके वाइल लूप, डू वाइल लूप, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ये सारे कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं, ये आपको अच्छे से सीखना है। सूडो कोड्स कैसे लिखते हैं, अब ये लैंग्वेज डिपेंडेंट नहीं है, ये प्रोग्रामिंग फंडामेंटल है। सूडो कोड्स का मतलब है किसी भी प्रोग्राम को या किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले एक बेसिक स्ट्रक्चर बना देना। मान लो कि आपको एक कार्ड प्रिंट करवा रहे हो, तो आप क्या करते हो, पहले पेपर पे उस कार्ड में क्या क्या चीजें होनी चाहिए वो मोटा मोटा लिख लेते हो। अब ये जो कार्ड पे आपने मोटा मोटा लिखा है, लेट्स से एक शादी का कार्ड प्रिंट कर रहे हैं हम, तो ये जो मैंने मोटा मोटा लिख लिया, आउटलाइन लिख ली कि यहाँ पर ये होना चाहिए, यहाँ पर ये होना चाहिए, यही मेरा सूडो कोड होता है। तो मैं एक्चुअल कोड लिखने से पहले सूडो कोड बना लेता हूं, ताकि जब मैं कोड लिख रहा हूं तो मैं ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन लिख पाऊं और फटाफट लिख पाऊं। तो यहां पर आप सूडो कोड के बाद फंक्शंस कैसे काम करते हैं इनको जरूर सीखोगे। फंक्शंस बेसिकली क्या होते हैं, फंक्शंस किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिकॉज फंक्शंस की हेल्प से आप रीयूजेबल कोड लिख पाते हो। देन कम्स द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को आप कुछ ऐसे समझ सकते हो कि अगर कोई भी प्रोग्रामर है और आपको उसको चेक करना है कि उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितना अच्छे से आती है, तो आप उससे बस उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चंस पूछ लो। इफ ही और सी इज एबल टू आंसर दैट, उसका मतलब है कि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से जानता है। सो बेसिकली ये आपके प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स हैं जो आपको कवर कर लेना है फर्स्ट फेज में। हो सकता है आपकी जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने सेलेक्ट की है उसमें आपको 1 महीना लग जाए इस पूरे को कवर करते हुए, बट प्रोग्रामिंग फंडामेंटल स्किप मत करना, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे और आप समझोगे व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर एंड व्हाई डेटा स्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट। अभी क्वेश्चन का आंसर आपको लग रहा होगा कि सर क्योंकि सब बोलते हैं इसलिए डेटा स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर कोई बोलता है कि डीएसए सीख लो इसलिए डेटा स्ट्रक्चर सीखना चाहिए। बट अगर आपको इसका एक्चुअल आंसर चाहिए ना, तो हमारे चैनल पे एक वीडियो आपको मिलेगा टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का। उस वीडियो को चेकआउट करो। आप उस पूरे वीडियो को मत देखो, उस वीडियो का इनिशियल 10 से 15 मिनट बस देखो।
उसमें आपको समझ आ जाएगा कि एक्चुअली अगर आपको डीएसए आता है तो फिर आप कितना ऑप्टिमाइज कोड लिख सकते हो या किस किस तरीके के सॉल्यूशंस बना सकते हो। आप बस उस वीडियो को चेकआउट करो, आपको इसी चैनल पे वो वीडियो भी मिल जाएगा। उससे आपको एक्चुअली समझ आ जाएगा कि वाई डीएसए, क्यों डीएसए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको ये समझ आ जाता है तो आप नेक्स्ट स्टेप पे जाते हो और बात करते हो बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स की। बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स में हमारे पास एरे, स्टैक, लिंक लिस्ट और क्यू, ये 4 डेटा स्ट्रक्चर आते हैं। एक और डेटा स्ट्रक्चर मैं यहां पर मेंशन करूंगा जो कि होता है हमारा स्ट्रिंग। अब अगर हम लोग बात करें तो 2 तरीके के डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक जो इनबिल्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एग्जिस्ट करते हैं और एक जिन्हें बनाना पड़ता है। जो इनबिल्ट एग्जिस्ट करते हैं उन डेटा स्ट्रक्चर्स को हम प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, जो हमें बनाने पड़ते हैं उनको हम डिराइव्ड डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑलरेडी 2 डेटा स्ट्रक्चर्स पहले से एग्जिस्ट करते हैं, हमारी स्ट्रिंग और एरे। आप स्ट्रिंग और एरे को जब सीख लेते हो तो उसी से स्टैक बनाना बहुत ईजी है, मतलब एरे से ही आप स्टैक बना सकते हो और लिंक लिस्ट आप बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ बेसिक प्रोग्रामिंग। ये 2 चीज़ों को आप किस ऑर्डर में पढ़ोगे तो सबसे पहले आपने एरे पढ़ लिया, फिर आपने स्ट्रिंग पढ़ लिया, फिर आपने लिंक लिस्ट पढ़ ली। अब लिंक लिस्ट और एरे दोनों क्योंकि मुझे आता है तो मैं उसकी हेल्प से क्या बना सकता हूँ, स्टैक बना सकता हूँ। और जब हमने स्टैक सीख लिया तो उसके बाद हम किस पे आ जाते हैं, क्यू पे आ जाते हैं, विच इज 5th इन आवर ऑर्डर, बिकॉज क्यू को हम लिंक लिस्ट की हेल्प से ही बना सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ये बेसिक फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर्स या जो हम बोल रहे हैं बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स, पहले इनको कवर करना है। ऑब्वियस है कि इनको कवर करते करते आपका लेट से 20 डेज टू 30 डेज ये आपको लग सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर लर्निंग स्पीड, बट ये मेक श्योर करना है कि ये बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स आपको अच्छे से आते हो। अब क्यों मैं बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स को बहुत अच्छे से सीखने के लिए कह रहा हूं, बिकॉज जब आप बेसिक डेटा स्ट्रक्चर सीख लेते हो ना तो जो नीचे हम एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स की बात करने वाले हैं ना, यहाँ पर ये वाले एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स, ये बेसिक को यूज करते हुए ही कहीं ना कहीं बन रहे होते हैं। तो अब आपको बेसिक डेटा स्ट्रक्चर आ गए, इसका मतलब है कि आप इजीली एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स भी बना पाओगे। आफ्टर दैट आपको जाना है इस टॉपिक पे। अब ये हमारा जो टॉपिक है एल्गोरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी, इस टॉपिक को आप स्वैप भी कर सकते हो, मतलब डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले आप एल्गोरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी, जिसको हम कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं, वो आप पढ़ोगे तो और अच्छे से आप इन डेटा स्ट्रक्चर्स को सीख पाओगे। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप फर्स्ट इसको पढ़ लो, फिर सेकंड आप चले जाओ हमारे बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स पे। तो अभी हम लोग अगर बात करें कि एल्गोरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी या कॉम्प्लेक्सिटी एग्जैक्टली होता क्या है, तो देखो जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखते हो, जब भी आप कोई कोड लिखते हो तो उस कोड को सॉल्व करने के लिए 2 चीजें हमेशा रिस्पॉन्सिबल होती है, या 2 कंपोनेंट्स मैं बोलूंगा, हार्डवेयर कंपोनेंट्स हमेशा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सीपीयू एंड रैम। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि सीपीयू का कैसे टाइम बचाया जाए, रैम के कैसे स्टोरेज बचाई जाए। क्योंकि आपने सुना होगा कि कई बार लोग अपनी हार्ड डिस्क एक्सपैंड करते हैं कि मेरे पास 512 जीबी की या 500 जीबी की हार्ड डिस्क है, मैं इसको 1 टीबी करवाने जा रहा हूँ, मेरे पास 8 जीबी रैम है, मैं 16 जीबी करवा रहा हूँ। बट कभी आपने सुना है कि मैं सीपीयू चेंज करवा रहा हूँ? नहीं। तब क्या होगा, आप नया लैपटॉप लाओगे या नया ही पूरा कैबिनेट लाओगे। तो ये जो कंपोनेंट है या ये जो हमारा हार्डवेयर है वो अपग्रेड नहीं हो सकता बहुत इजीली। इसीलिए हमें दिमाग लगाना होता है कि हम कैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की हेल्प से हमारे सीपीयू का टाइम बचाएं। बेसिकली मैं यहाँ पर ये बोल रहा हूँ कि कैसे नंबर ऑफ ऑपरेशंस को कम किया जाए या कैसे नंबर ऑफ ऑपरेशंस बचाया जाए। अगेन मैं उसी वीडियो को रेफर करूंगा, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, जो इसी चैनल पे मैंने कवर किया हुआ है। उसमें आपको शुरुआत के 10-15 मिनट में समझ आ जाएगा कि टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की इंपॉर्टेंस क्या होती है। और जब आपको ये इंपॉर्टेंस समझ आ जाती है कि टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, मतलब मुझे क्यों रैम का स्टोरेज बचाना है, क्यों मुझे सीपीयू का टाइम बचाना है, उसके बाद आप जा सकते हो ये सीखने पे कि कैसे कैलकुलेट किया जाए हमारे टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को। आफ्टर दैट आप क्या करोगे, आफ्टर दैट आप सीखोगे, क्योंकि आप जब कैलकुलेशन सीख रहे होगे तब आप नोटेशंस की बात करोगे। नोटेशंस का मतलब है बिग ओ, बिग थीटा एंड बिग ओमेगा। ये क्या बताते हैं, ये बताते हैं कि आपकी कोई भी जो एल्गोरिदम है वो बेस्ट केस में कितने टाइम में रन हो जाएगी, वर्स्ट केस में कितने टाइम में रन हो जाएगी और एवरेज केस में कितने टाइम में रन हो जाएगी। और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जैसे ही आपको ये समझ आ जाता है ना, आप हर कोड को अलग तरीके से देखते हो। मतलब मान लो कि आज तक आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी हुई है, बट आपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी नहीं पढ़ा, और जैसे ही आपने पढ़ लिया, अब आप देखना कि जब आप प्रोग्राम्स लिख रहे होगे ना, तब आप सोचोगे कि यार ये कोड कहीं ज़्यादा टाइम तो नहीं ले रहा है, कहीं ये कोड ज़्यादा स्पेस तो नहीं कंज्यूम कर रहा है। तो ये टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कवर करने के लिए। वंस यू गेट थ्रू दिस, आप क्या कर सकते हो, आप आ सकते हो द थर्ड स्टेज
कुछ एल्गोरिदम्स पढ़ने पे। अब आप बोलोगे कि सर हमने पूरे डेटा स्ट्रक्चर्स तो पढ़े ही नहीं, हम एल्गोरिदम पे क्यों आ गए? तो देखो एल्गोरिदम का काम क्या होता है, एल्गोरिदम का काम होता है जो डेटा स्ट्रक्चर्स आपने इंप्लीमेंट किए हैं उन पे कुछ ऑपरेशंस करवाना। अब जो डेटा स्ट्रक्चर्स आपने बनाए हैं वो सिर्फ बना के रखने थोड़ी है, उन पे कुछ ऑपरेशंस भी तो होंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, साथ ही साथ उनके ऑपरेशंस भी सीखते हुए जाएंगे, फिर हम बाकी एल्गोरिदम्स को पढ़ने पे चलेंगे। तो जब हमने एरे सीखा तब हम एरे के सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स की बात करेंगे, जब हम एरे सीख रहे थे तो हम एरे की सर्चिंग एल्गोरिदम्स की भी बात करेंगे। सॉर्टिंग और सर्चिंग एल्गोरिदम्स बेसिकली क्या करते हैं, सॉर्टिंग और सर्चिंग एल्गोरिदम्स आपको हेल्प करते हैं एरे को सॉर्ट या एरे में से कुछ सर्च करने में। जब मैं सॉर्ट करने की बात कर रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूं यहां पर हमारे एरे को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लाने के लिए। जब मैं सर्च करने की बात कर रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूं कि एरे में से कोई एक स्पेसिफिक एलिमेंट सर्च करने की। तो ये दो एल्गोरिदम्स आपको सीखनी होती है और इन दो एल्गोरिदम्स में अलग अलग एल्गोरिदम्स हमारे पास अवेलेबल है, बबल सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, हीप सॉर्ट। सिमिलरली सर्चिंग एल्गोरिदम में बाइनरी सर्च, लीनियर सर्च, ये एल्गोरिदम्स हमें हेल्प करती है ऑप्टिमाइज कोड लिखने में ड्यूरिंग सर्चिंग एंड सॉर्टिंग। वंस यू हैव कंप्लीटेड दिस तो आप क्या करते हो, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हो जो कि है आपका ट्री डेटा स्ट्रक्चर। अब ट्री डेटा स्ट्रक्चर को आप कवर करने से पहले यहां पर अगर हम बोले कि हम एडवांस डेटा स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली, हम लोगों ने बेसिक कुछ सर्चिंग एल्गोरिदम, सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स पढ़ ली। एट द सेम टाइम जब आप ये डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे होगे ना, तब आप इन डेटा स्ट्रक्चर्स के भी ऑपरेशंस पढ़ोगे। जैसे लिंक लिस्ट के सारे ऑपरेशंस आप पढ़ोगे, आप स्टैक के सारे ऑपरेशंस पढ़ोगे, पुश पढ़ोगे, पॉप पढ़ोगे, पीक पढ़ोगे, उस स्टैक में कितना डेटा अभी रखा हुआ है वो आप कैसे निकालोगे ये पढ़ोगे। तो स्टैक के भी अपने क्या होंगे, ऑपरेशंस होंगे, बट हम उनको एल्गोरिदम नहीं बोलेंगे बिकॉज वो छोटे छोटे ऑपरेशंस हैं। सिमिलरली लिंक लिस्ट के भी ऑपरेशंस होंगे कि हम लिंक लिस्ट में कुछ इंसर्ट कर रहे हैं, हम लिंक लिस्ट के फ्रंट से कुछ इंसर्ट करना चाहते हैं, हम लिंक लिस्ट के बैक से कुछ इंसर्ट करना चाहते हैं, हम लिंक लिस्ट के बीच में कुछ इंसर्ट करना चाहते हैं। ये सारे ऑपरेशंस हैं, एल्गोरिदम्स नहीं है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि जब आप डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ोगे तब आप उसके ऑपरेशंस तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, बट साथ साथ आप यहां पर उन डेटा स्ट्रक्चर्स पे होने वाली कुछ एल्गोरिदम्स भी पढ़ोगे जो कि यहां लिखी है मैंने। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे और बात करेंगे ट्री डेटा स्ट्रक्चर की। अब देखो यहां से आपके थोड़े से एडवांस डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट हो रहे होते हैं। तो बाय द टाइम आप जब यहां तक पहुंचते हो सॉर्टिंग एल्गोरिदम पे, तो आपके 3 मंथ्स के आसपास में कंप्लीट हो चुके होते हैं। अब देखो आप चाहो तो ये सब कुछ 2 महीने में भी खत्म कर सकते हो, क्योंकि अगर आप सिर्फ पढ़ रहे हो, इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो, सीख नहीं रहे हो और अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हो। जैसे हम थोड़ा सा और नीचे चले यहाँ पर, तो मैंने लिखा हुआ है कि कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। लीड कोड पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आप गूगल पे सर्च करोगे बहुत प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे, बट लीड कोड आपने हर किसी के मुंह से सुना होगा। तो लीड कोड पर आपको जाके क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है इन्हीं एल्गोरिदम्स की। मतलब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जो स्टैक, लिंक लिस्ट, क्यू पढ़ा आपने, इनके ही आपको क्वेश्चन सर्च करने हैं कि स्टैक के क्वेश्चंस बताओ। तो आपको स्टैक के कई सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। फॉर एन एग्जांपल नियरेस्ट ग्रेटर एलिमेंट या नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये एक स्टैक का ऑपरेशन है और ये लीड कोड का एक क्वेश्चन भी है। तो ऐसे ही वैलिड पैरेंथेसिस, ये एक क्वेश्चन है जिसका जो स्टैक से सॉल्व होता है। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आपको लीड कोड पर मिल जाते हैं जो आप इन डेटा स्ट्रक्चर से सॉल्व कर सकते हो। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इनको सॉल्व करते करते आप धीरे धीरे आओगे तो आपको 3 महीने लगेंगे और उन 3 मंथ्स में आप बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स और सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स वगैरह को मास्टर कर चुके होगे या अच्छे से सीख चुके होगे। बिकॉज देखो टाइम लगेगा तभी सीख पाओगे। अगर ये सोचोगे कि बहुत सारा टाइम लग रहा है और मैं फटाफट सीख लूँ, तो हो सकता है आप गो थ्रू तो कर लो बट सीखा कुछ भी नहीं। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं और बात करते हैं ट्री डेटा स्ट्रक्चर की। ट्री डेटा स्ट्रक्चर एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो कि हमारे पास कुछ इस तरीके से विजुलाइज किया जाता है। तो अब तक हम लोगों ने जो डेटा स्ट्रक्चर्स देखे थे ऊपर, वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर थे जो एक ही लाइन में आते थे। जैसे हमारा एरे हो गया, ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। लिंक लिस्ट हमारा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। स्टैक को हम ऐसे विजुलाइज करते हैं, ये भी हमारा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। बट जब हम बात करते हैं ट्री की, तो ये हमारा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर से मेरा मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक नोड से 2 और नोड्स बने हुए हैं, इन 2 नोड से और 2 नोड्स बने हुए हैं, सिमिलरली इन नोड से और नोड्स बने हुए हैं। ये कंसेप्ट कहाँ काम आता है, तो आप लोगों ने कभी अगर नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुना है तो वहां पर आपने देखा होगा कि कोई भी पर्सन यहाँ वाला अगर कोई सेल करता है, कुछ सेल करता है, तो ऊपर 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 सबको कमीशन जाता है। ये जो कमीशन कैलकुलेशन होता है ये ट्री ट्रैवर्सल का पार्ट होता है। तो अगर आपको ट्री का कंसेप्ट अच्छे से आता है
तो आप इस तरीके के इम्प्लीमेंटेशंस को बहुत ईजी बना सकते हो, क्योंकि ये लॉजिक जब मैंने पहली बार खुद इंप्लीमेंट किया था हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में, इस तरीके से रेवेन्यू कैलकुलेट करने वाला या इस तरीके से इंसेंटिव कैलकुलेट करने वाला कि इस बंदे ने कुछ सेल किया है तो इसको भी अमाउंट मिलेगा, इसको भी मिलेगा, सिमिलरली इस बंदे के नीचे वाले ने कुछ सेल किया तो इसको भी अमाउंट मिलेगा, इसको भी मिलेगा और इसको भी मिलेगा। जब ये मैंने सॉल्व किया था ना, तब मुझे डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम नहीं आता था और पूरा दिन मुझे लगा था इसको सॉल्व करने में, और इवनिंग तक मेरी ऐसी हालत हो गई थी कि ये मैं सॉल्व क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। फिर मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया और ट्री डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ा, और उसके बाद जब मैंने ये सॉल्व किया तो बहुत इजीली सॉल्व हो गया था, बिकॉज एग्जैक्ट वहाँ ट्री डेटा स्ट्रक्चर यूज नहीं हो रहा था, बट वो जो कंसेप्ट मैंने पढ़े ना वो यहाँ यूज हो रहे थे। तो ट्री डेटा स्ट्रक्चर में आप ट्री ट्रैवर्सिंग, ट्री की सर्चिंग को पढ़ते हो, और इनमें ये आपके कुछ एल्गोरिदम्स हैं जिनको आपको साथ साथ में पढ़ना होता है। इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सिंग, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सिंग, ब्रेथ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च। आफ्टर दिस आप क्या करोगे, बाइनरी ट्री को, बाइनरी सर्च ट्री को, एवीएस ट्री को, इनको पढ़ते हो। अब देखो एक चीज है, आप ये जो आगे मैंने ट्रीज यहाँ लिखी हुई है इनको स्किप भी कर सकते हो। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि आप इन ट्रीज को भी पढ़ो, बिकॉज एक बार आपको बेसिक लेवल पे नॉलेज गेन करनी है तो आप पूरा पूरा डेटा स्ट्रक्चर मत पढ़ो। आप अपना 6 मंथ्स का गोल लेके चलो, जिसमें एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स में हम सब कुछ नहीं पढ़ेंगे, बट इनफ पढ़ेंगे कि हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। तो यहां से हमारा ट्री डेटा स्ट्रक्चर कंप्लीट करने के बाद हम चले जाते हैं नेक्स्ट किस पे, ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर पे। तो ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर को हम कुछ इस तरीके से विजुअलाइज करते हैं जैसे हम एक्चुअली ग्राफ्स को विजुअलाइज करते हैं, जिसमें मल्टीपल चीजें एक साथ में कनेक्टेड होती है। जैसे ट्री में क्या हो रहा है, एक नोड के साथ सिर्फ 2 कनेक्टेड थे, बट ग्राफ में एक नोड के साथ मल्टीपल कनेक्टेड हो सकते हैं। इस तरीके के डेटा स्ट्रक्चर को हम जनरली तब यूज करते हैं जब हमें बहुत बड़े लेवल के ऑपरेशंस करने होते हैं, या जब हमें एक ही सिंगल एलिमेंट से मल्टीपल जगहों पे ट्रैवर्स करना होता है। यहाँ पर भी सर्चिंग एल्गोरिदम सेम आपको मिलेगी, यहाँ पर भी सर्चिंग एल्गोरिदम सेम आपको पढ़नी पड़ेगी, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, डेप्थ फर्स्ट सर्च, बट यहाँ पर शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करना। अब इसका एक रियल एग्जांपल क्या हो सकता है ग्राफ का, तो फॉर एन एग्जांपल आप समझो कि आपने एक उबर राइड बुक की है, और उस उबर राइड में आपके आसपास में बहुत सारे उबर ड्राइवर्स हैं, बट कौन आपके एकदम नज़दीक है वो पता करना है। इसके लिए क्या हो सकता है, ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर यूज हो सकता है। या इसको एक और एग्जांपल के लिए समझे हम लोग, तो मान लो कि आप कुछ ऑर्डर कर रहे हो और आप मैकडॉनल्ड से कुछ ऑर्डर करना चाहते हो। अब आपके एरिया में 5 मैकडॉनल्ड्स आउटलेट्स हैं, जनरली ऐसा होता नहीं है, बट मान लो कि आपके एरिया में 4-5 मैकडॉनल्ड्स आउटलेट्स हैं। जिस लोकेशन से आप बैठ के ऑर्डर कर रहे हो उससे सबसे पास कौन सा है, ये पता करने के लिए भी आप क्या कर सकते हो, ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हो। और ये वही शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम्स हैं जो ये कैलकुलेट करने में हेल्प करती है कि कौन सा नोड मेरे सबसे पास में है। तो इन एल्गोरिदम्स को भी आपको साथ में कवर करना होता है व्हाइल यू आर स्टडिंग ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर। एट द सेम टाइम जब हमारे ये सारे डेटा स्ट्रक्चर्स कवर हो जाते हैं तब हम ऑलमोस्ट 5 से 6 महीने दे चुके होते हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि 5 से 6 महीने मुझे देने हैं डेटा स्ट्रक्चर्स को सीखने के लिए। अब जब मैंने ये 5 से 6 महीने दे दिए तो मैंने इनफ सीख लिया है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम के अंदर कि मैं कोई जॉब इंटरव्यू क्रैक कर पाऊँ। और अब यहाँ तक सीखने के बाद आपकी चॉइस है कि आप कुछ एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स पे भी जा सकते हो, जो कि यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं, टायर डेटा स्ट्रक्चर, सेगमेंट ट्रीज, बट इन पे आपको जाने की नीड नहीं है, बिकॉज आपके जो बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स हैं एंड ये हमारा ट्री डेटा स्ट्रक्चर और ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर ये इनफ है आपके लिए एक लेवल तक पहुंचने के लिए, या एक जॉब इंटरव्यू क्रैक करने के लिए, या फिर एक अच्छे एमएनसी में जाने के लिए, या फिर गूगल को भी क्रैक करने के लिए। अब इसके बाद आपके पास पूरी लाइफ है, पूरी जर्नी है। आप एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स को पढ़ना चाहते हो तो धीरे धीरे आप एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स को भी पढ़ सकते हो, बट 5 से 6 महीने आपके लगते हैं जिसमें आप इनफ पढ़ लेते हो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम में कि आप एक अच्छा इंटरव्यू क्रैक कर पाओ और अपनी नॉलेज बूस्ट कर पाओ। सो लेट्स से मैंने अगर एडवांस डेटा स्ट्रक्चर को स्किप भी कर दिया तब भी मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स को अच्छे से सीखना ही सीखना है। अब ये पूरा जो रोड मैप है, इस रोड मैप में मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक सबसे लास्ट में सीखो। ऑल्दो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हुए भी सीखनी पड़ेगी, मतलब ये जो इनिशियल पार्ट है ना जहाँ पर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो, वहाँ भी आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक सीखनी होगी। और बहुत अलग अलग टेक्निक्स हमारे पास अवेलेबल है। तो जिसमें है सबसे पहले हमारी ब्रूट फोर्स टेक्निक, जिसमें हम कोई माइंड नहीं लगाते कि क्या एल्गोरिदम है, कुछ नहीं, हम लूप चलाते जाते हैं और बस हमारा सॉल्यूशन बनाने पे फोकस करते हैं। फिर आती है हमारी बैक ट्रैकिंग टेक्निक, जिसमें हम रिकर्जन का यूज करते हैं और रिकर्जन की हेल्प से बैक ट्रैक करते हैं। ऐसे ही हमारे पास काफी सारी और टेक्निक्स है, डिवाइड एंड कनकर, रिकर्जन बैक ट्रैकिंग के साथ ही रिलेवेंट है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, 2 पॉइंटर टेक्निक, स्लाइडिंग विंडो टेक्निक,
ये सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स है। इनका मतलब क्या है या इन प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक से होता क्या एग्जैक्टली तो जब आप लीड कोड पर जाओगे या आप हैकर रैंक पर जाओगे, कहीं पर भी जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना, तब आप ऐसे ही प्रॉब्लम रीड करके सॉल्व करने नहीं बैठोगे, बिकॉज यू विल हैव टू राइट द ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन। इससे होगा क्या, तो देखो मैं आपको एक एग्जांपल के लिए समझाता हूं। मान लो कोई प्रॉब्लम मैंने सॉल्व की, मैं आपको रियल एग्जांपल दिखाता हूं। तो ये आपके सामने एक रियल एग्जांपल है कि क्यों ये टेक्निक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ये टेक्निक्स हमें आती है तो इससे क्या होता है। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स जब आपको आती है तो आप क्या करते हो, आप कोई एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हो। जैसे मैंने यहाँ पर ये एक सॉल्यूशन किया हुआ है जो कि किसके लिए है, वैलिड पैरेंथेसिस नाम की एक प्रॉब्लम के लिए है, जो लीड कोड पर अवेलेबल है, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर से सॉल्व होती है। तो यहाँ पर अगर आप नीचे देखोगे तो टॉपिक्स में दिखेगा भी आपको कि ये स्टैक या स्ट्रिंग से सॉल्व होगी। अब इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट है ये समझना कि जब ये कोड मैंने लिख दिया और मैंने इसको सबमिट किया, तब आप देखना सबमिट होने के बाद में ना ये मुझे बताएगा कि कितने सेकंड में मेरा ये कोड रन हुआ। ठीक है, ये कोड मेरा रन कितने सेकंड में हुआ, 5 मिली सेकंड में। बट इससे भी बेटर कोड किसी ने लिखा हुआ है जो कि ना 1 मिली सेकंड में रन होता है, 2 मिली सेकंड में रन होता है, और मेरा कोड 5 मिली सेकंड्स में रन हुआ। अब एक बिगिनर प्रोग्रामर के पर्सपेक्टिव से देखें तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, क्योंकि कोड तो कोड है, आउटपुट तो दे ही रहा है, और कंप्यूटर इतना फास्ट है कि मुझे वैसे ही नहीं पता चलने वाला कि कितना टाइम लगा। बट यहाँ पर ये मुझे बता रहा है कि आपके कोड ने इतना टाइम लिया, इस कोड को ना मैं थोड़ा और ऑप्टिमाइज कर पाता ना, तो हो सकता है ये थोड़ा और कम टाइम में चलता। इसीलिए क्या इंपॉर्टेंट है, इसीलिए प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स को सीखना इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने ब्रूट फोर्स से सॉल्व किया होता ना तो शायद और टाइम लगता। अगर मैंने इसको लेट से रिकर्जन से सॉल्व किया होता तो शायद कम टाइम लगता, हो सकता है ज़्यादा भी लग जाए। बट कौन सी टेक्निक आप यूज़ कर रहे हो, जैसे लेट से डायनेमिक प्रोग्रामिंग टेक्निक को मैं यूज़ करते हुए सॉल्व कर रहा हूँ, तो हो सकता है मेरे लिए टाइम ज़्यादा लगे या कम लगे, लेकिन किसी और टाइप की प्रॉब्लम के लिए डायनेमिक प्रोग्रामिंग को सीखना ज़रूरी हो। तो जैसे मैंने आपको ये एक एग्जाम्पल बताया है, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनसे आप ये सीखते हो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स का रोल क्या है। सो एक लाइन में अगर हम पूरे डेटा स्ट्रक्चर रोड मैप को समराइज करें तो बात सिर्फ इतनी सी होगी कि आपको दो चीज़ों पे फोकस करना है, डेटा स्ट्रक्चर्स को सीखने पे, इंप्लीमेंट करने पे, उनके ऑपरेशंस को सीखने पे, एल्गोरिदम्स को सीखने पे, एल्गोरिदम्स बनाने पे, और एल्गोरिदम्स को बनाते टाइम ऑप्टिमाइज्ड कोड कैसा लिखा जाए उसके लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स पे। तो डीएसए में जो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम है उनके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, बट दिमाग दो ही चीजों पे लगाना है, कैसे सीपीयू का टाइम बचाया जाए, कैसे रैम का स्टोरेज बचाया जाए, और ऑप्टिमाइज कोड लिखा जाए। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे रिसोर्सेज की जिनकी हेल्प से आप डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम को पढ़ सकते हो। यहाँ मैं किसी भी वेबसाइट को कोट नहीं करने वाला, बिकॉज आप कहीं भी चले जाओ, अब वो टाइम चला गया कि आप जाओगे और कोई भी रिटर्न रिसोर्स पढ़ोगे और वहां से आपको ट्रस्ट आएगा कि अच्छा ये रिटर्न रिसोर्स जो है इसी पे जो लिखा हुआ है वही सही है। आज की डेट में वी ऑल हैव एक्सेस टू द एआई, और आपके पास अगर इफ यू आर अ स्टूडेंट तो गूगल जेमिनाई तो आपको वैसे ही फ्री मिल रहा होता है। तो आप क्या कर सकते हो, आप बेसिकली वहां जाओ, अपना एक अकाउंट बनाओ, और गूगल जेमिनाई पे आप क्या करोगे, आप जाके जनरली गूगल पे तो सर्च करोगे कि मुझे एरे डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना है, मुझे लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना है। अब आप गूगल पे क्या करोगे, लेट से आप वेबसाइट 1 पे गए, वेबसाइट 2 पे गए, वेबसाइट 3 पे गए, वेबसाइट 4 पे गए, अलग अलग वेबसाइट्स पे जाके आपने फाइनली एक आउटपुट निकाला और उसको पढ़ा अलग अलग वेबसाइट पे जाके। बट एआई टूल आपके लिए ये काम बहुत ईजी कर रहा है। एआई टूल पे जाओ और एआई को बोलो कि मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, अभी मैं इस स्टेज पे हूँ और इस टॉपिक की पूरी डीप रिसर्च करके मुझे एक जगह पे पूरा पूरा डेटा लाकर दे दो। तो आपके पास वो पूरा डेटा, रीडिंग मटेरियल एक ही जगह पर आ जाता है। एट द सेम टाइम आप एआई टूल को ये भी या एआई को ये भी बोल सकते हो कि मुझे इसको एग्जांपल्स के थ्रू समझाओ, ड्राई रन करके समझाओ इस कोड को, इस एल्गोरिदम को। तो आपको आज की डेट में अलग अलग रिसोर्सेस नहीं छान मारना है, आपको बस क्या करना है, आपको एक एआई टूल पकड़ना है, चैट जीपीटी हो चाहे आप जेमिनाई की बात करो, और उस पर जाके बस अपनी पढ़ाई शुरू कर देनी है। फिर अगर आप बात करते हो वीडियो ट्यूटोरियल्स की, तो कई सारे वीडियो ट्यूटोरियल्स ऑलरेडी है हमारे इस चैनल पे भी। कंप्लीट डीएसए की सीरीज हम ऑलरेडी लेके चल रहे हैं, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो, उसमें भी हम इन डेप्थ पढ़ रहे हैं डीएसए को। सो आई होप गाइज इससे आपको एक रोड मैप क्लियर हो गया होगा कि 5 से 6 महीने में आप कैसे डेटा स्ट्रक्चर्स को सीख सकते हो। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट पे मेंशन कर सकते हो, और अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो तो वो भी कमेंट में बता सकते हो। वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि उस पर भी एक वीडियो बन पाए। और लास्ट में एक चीज आपको याद रखनी है कि सीखना कभी बंद नहीं करना है, क्योंकि जो सीखता है वही दुनिया बदलता है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।